हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 7 द रोमांटिक एज और द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ स्टडी करेंगे। रोमांटिक एज और द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ रफली 1800 to 1850 it is the time span of this period. Now let's go through the age. ऐसा माना जाता है कि 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड विच वाज रिटन और कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड स्टीक कॉलरिज। तो रोमांटिक एज की शुरुआत लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ होता है जो कि 1798 में हुआ। बट एक डिफिनिट और कोई खास डे के रूप में इसके स्टार्टिंग को डिफाइन करना इट इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज दिस प्रोसेस वाज मतलब दिस वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये ट्रांजिशन होने में क्लासिकल एज से रोमांटिक एज आने का जो सफर था इट वाज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो इसमें काफी सारा वक्त लगा, काफी सारा टाइम लगा और ये धीरे धीरे बदलाव हुआ था। इवन कोई भी बदलाव जब हम लिटरेरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो देर इज अ काइंड ऑफ की चेंज होता है। वंस इट इज क्लासिकल देन इट इज रोमांटिक, क्लासिकल रोमांटिक, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और इवन मेनी ट्रेंड्स और ट्रेंड्स चेंजेस। सो जब भी ट्रेंड चेंज होता है एक एज से डिफरेंट एज में आते हैं, सो इट डजंट हैपन आउट ऑफ ए सडन दैट यस टुडे नाइट इट वाज मतलब the night before it was romantic and then and the next morning it become romantic or a different kind of trend. It doesn't happen so means so sudden, but it takes time to uh, it means to transient from one phase to another. So some of the important poets of romantic school are or romantic age are Wordsworth, Stick Coleridge, P.B. Shelley, John Keats, and we will be studying these four in great details. Lord Byron. So there are many more. So ऐसा नहीं था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे वर द फर्स्ट रोमांटिक्स ऑफ इंग्लैंड, बट इनसे पहले जो एलिजाबेथन का दौर था, जियोफ्री चौसर का दौर था, दैट वाज आल्सो रोमांटिक इन अ स्पिरिट बिकॉज you will see that there was a sense of wonder and mystery, that love of डेयरिंग एंड एडवेंचर। इवन मिडाइवल रिवाइवल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मिडाइवल रिवाइवल के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो मिडाइवल रिवाइवल में कहता है द लव ऑफ डेयरिंग एंड एडवेंचर्स। when you will go through Beowulf, actually they celebrated heroism, so that is also a kind of romanticism. बहुत सारे रोमन डिलारोज एंड मेनी बुक्स रिटन बाय Geoffrey Chaucer that was romantic in nature. Curiosity was there, restlessness was there. So हम हिस्ट्री में जब जाते हैं, जब पास्ट में आते हैं, तो एलिजाबेथन के दौर में, मिडाइवल रिवाइवल के दौर में, जोफ्री चौसर के राइटिंग में हमें रोमांटिक जो है एक जो नोशन है, जो एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट है, वी विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट्स इन दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, decline of okay, so decline of romanticism. Actually what we studied at the time of Elizabeth, there was a romantic spirit in the literature, but as time passed in the Augustus age or pseudo classical age, at the age of Dryden and Pope, it was a pseudo classical age or a kind of Augustus age, classical age। तो इस एज में जो रोमांटिक स्पिरिट था दैट गॉड डाइड, और दैट गॉड मीन्स कहीं ना कहीं वो अंडरग्राउंड लेवल पे चला गया था, मतलब इट वाज नॉट एपरेंट इन द लिटरेचर। तो क्लासिकल एज में हमने पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल टोन लोग प्रेजेंट करते थे, रेशनल तरीके से चीजों को लिखते थे, इमोशंस और इमेजिनेशंस का कोई जगह नहीं मिला उस समय के लिटरेचर में। सो इट वाज बेसिकली अ literature of rule based, that was depicting the artificial life of upper class of the city of London. It was focused on coffee houses, man and mirror of the society, artificial means its form, diction, subject matter, all was very artificial in nature. तो कोई फीलिंग नेचर के प्रति कोई फीलिंग नहीं था, चीजों में फैंसी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों की काफी कमी थी। एंड ओनली फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ क्लासिकल लिटरेचर वाज heroic couplet, and heroic couplet was only used. But when we talk of romantic, is
we use a plenty number of meters, couplets, rhymes, and other things that we'll be studying in the coming time. So return to nature. So when we talk of romanticism, it is a prominent theme, return to nature, and that played a crucial role for the revival of romanticism. So returning to nature. So actually क्लासिकल एज में लंदन लाइफ, सिटी लाइफ, मैन एंड मैन ऑफ द सोसाइटी उसकी जिक्र हो रही थी। वहां से जेम्स थॉमसन ने जब एक 1930 में जब उन्होंने जो पोयम लिखी द सीजन, सो द थीम वाज नेचर, एंड जेम्स थॉमसन से इन्फ्लुएंस होकर काफी सारे लोगों ने नेचर से रिलेटेड बहुत सारे पोएट्रीज लिखी, एंड दैट रिटर्न टू नेचर एक्चुअली taken a new transition to the way of revival of romanticism। जो रोमांटिसिज्म कहीं खो गया था, वो रोमांटिसिज्म का दौर वो फिर से वापस आने वाला था। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पे जेम्स द सीजन, जेम्स थॉमसन जो 1730 में लिखा गया था, यहाँ पे जिक्र देखिए यहाँ पे किया गया है। फर्स्ट टाइम ये जहाँ था, ये जो पोयम लिखा गया, दैट वाज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन, एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स थॉमसन और भी पोएट्स जो है नेचर और रोमांटिक काइंड ऑफ पोएट्री लिखने लगे। तो ग्रे है, कॉलिन, वर्न, कॉपर, क्रैब, उसके बाद विलियम ब्लेक आते हैं जिन जो मिस्टिकल राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। मिस्टिकल राइटिंग मींस दैट वाज अ काइंड ऑफ विजनरी राइटिंग्स। तो बहुत सारी एक मतलब ही वाज वेरी गुड एट पेंटिंग, ही वाज वेरी गुड एट presenting a very good picture of things, he used to imagine things and he presented a very good picture of what he is imagining। तो उन्होंने ऐसे कहा था ना कि रोमांटिक नोट ऑफ मिस्टिसिज्म, तो उन्होंने वो पहले थे जिन्होंने मिस्टिसिज्म के रोमांटिक नोट ऑफ मिस्टिसिज्म को लिटरेचर में लाया। तो एक अनअर्थली विजन, मतलब अ काइंड ऑफ व्हाट कैन बी थॉट, मींस vision in the sense that what should happen, what are the good things. He used to have visions that means something extraordinary compositions. So we have got through the line, we should go through the lines. His poems are extraordinarily compositions full of unearthly visions, charming simplicity, and baffling obscurity. So his poems were full of visions, extreme or extraordinary compositions, charming simplicity. So it was a full of a kind of new kind of writing. His writing is a kind of very different from other writers who were writing at his time. For him, nature is a window to God. So nature is a kind of window, and through which you can look God, you can meet God, you can have some conversation with God. So that was the type of concept we get through the poems of William Blake. The medieval revival, as I told, that medieval revival was one of the period which was very romantic in tone, nature, and the kind of subject matter they dealt with. So romantic ages was romantic because it was full of color and peasantry, magic and mystery, love and adventure. So all these type of concepts and themes were dealt at that time. The type of themes, the type of inspirations we can gather from medieval revival, that is used and among us. So Bishop Percy's Reliquaries of Ancient English Poetry 1765, इस वर्क का जिक्र हमने लास्ट चैप्टर में भी करा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से बिशप पर्सी ने जो बैलेट ट्रेडिशन था उस चीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया, और जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो मतलब एक सब्जेक्ट मैटर था, थीम था, उसको फिर से यहाँ पे जिंदा किया गया। एंड इट dealt with the imagination of the people, stimulated interest in medieval ballad literature। तो इन्होंने एंशिएंट जो एक मिडाइवल जो बैलेट ट्रेडिशन था उस चीज को इन्होंने लाया, बिकॉज बैलेट्स हम जब बात करते तो इट वाज द काइंड ऑफ फोक लिटरेचर, जहां पर बहुत सारी कहानियों को एक फोक जो लोकल कहानियां हैं, लोकल स्टोरीज है, उसको प्रेजेंट किया जाता है इन ए म्यूजिकल फॉर्म, एंड बैलेड इज बीइंग accompanied with a kind of dance। तो it's a kind of very miss you
try to connect yourself with the music. You dance, you enjoy, you celebrate, you narrate your own story. So ballad is a kind of very good representative literary work of medieval revival or of medieval times. उसके बाद Coleridge, a Scot, he also got and later kids, they got inspired from the work of Bishop Percy. Then Jack McPherson Ocean, it means we already told in last chapter that it gave a kind of Celtic spirit to us. So these were the kinds of literature which means helped a lot to these romantic writers, and they took huge inspirations from these works and these writers. द लिरिकल बैलेड. सो कमिंग टू द लिरिकल बैलेड, तो लिरिकल बैलेड की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि 1798 में इट गॉट पब्लिश्ड. बिफोर लिरिकल बैलेड मींस देयर वर मेनी राइटर्स हु वर राइटिंग romantic in tone. The subject matter means subject matter they were choosing were romantic in nature, and then the kind of form they were using, this was means the kind of form, the meters, the rhyme they were using were romantic in nature. लेकिन पहली बार हुआ था कि ऐसा कि they got a unity, they got some fixed plan, they got some fixed program. Means now चीजें अब एक सही डायरेक्शन से, सही मायने में एक सही प्रोग्रेशन से चीजें बढ़ रही थी, और ये दोनों मिलकर, दोनों में देयर आर मेनी सिमिलर थिंग्स एंड देयर आर मेनी डिसिमिलर थिंग्स. तो ये दोनों मिलकर एक बहुत ही एक जो है एक फिक्स एम के साथ, एक फिक्स प्रोग्राम के साथ, एक कॉन्शियस इन ए कॉन्शियस मैनर ये लोग रोमांटिसिज्म को प्रमोट करते हैं, और रोमांटिसिज्म काइंड ऑफ लिटरेचर दे यूज टू प्रोड्यूस. तो कॉलरिज ने क्या किया? कॉलरिज वाज द वन जिन्होंने ट्रीटेड ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंट सुपर नेचुरल. तो सुपर नेचुरल थिंग्स को इस वे में प्रेजेंट करना दैट दे लुक वेरी रियल एंड कन्विंसिंग. बट ऑन द अदर हैंड जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो ही टुक सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस लाइफ, एंड कॉमन प्लेस लाइफ को अनकॉमन वे में प्रेजेंट करना. एंड कॉलरिज का क्या था कि सुपर नेचुरल जो कि अनफेमिलियर है उसको फेमिलियर वे में प्रेजेंट करना. दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू राइटर्स. What I told, the former means Coleridge would make the unfamiliar look familiar. तो supernatural चीज, unworldly, unearthly things, जो चीजें लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे घोस्ट हो गया, नाइम्स हो गया, फेरी हो गया, so these things को जो कि unfamiliar है, जिनको हम नहीं जानते, उनको इस वे में प्रेजेंट करना, that it is very familiar. But on the other hand, William Wordsworth who presented फैमिलियर लुक अनफैमिलियर. तो जो कॉमन प्लेस है, जो कॉमन मैन है, नेचर है, इसको इस वे में प्रेजेंट करना, दैट इज इट इज वेरी अनफैमिलियर टू अस. नाउ कमिंग टू फ्रेंच एंड जर्मन इन्फ्लुएंसेस. तो व्हेन वी टॉक ऑफ romanticism in English without having any reference of French Revolution and German idealistic philosophy, it is incomplete. So this romanticism was influenced by French Revolution and German idealistic philosophy. So French Revolution, there were the three words which are very famous: liberty, equality and fraternity. So this was a kind of brotherhood, this was a kind of universality. Means there is a uniqueness, there is a kind of we should live together, we should live in harmony. There was a kind of emotions means which was being which was being created for all the people, and they should live in harmony, they should live in peace, they should live with each other with a lot of enjoys and other things. So that was the kind of representative of that age, and these kind of revolutions really affected a lot to these writers, because these writers got a lot of learning from these revolutions, and they will do impart those things in their writing. तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी थे जो फ्रेंच में रहे, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया, काफी समय तक उसने पार्ट लिया, काफी कुछ सीखा, देखा, जाना, एंड वंस ही गॉट डिसहार्टेंड विद दिस थिंग्स, ही रिटर्न्स बैक एंड he had got a lot of things to write about from
that revolution also. So a reawakening of love of real and wild nature and of simplistic humanistic living in her lab. दिस वॉज अ काइंड ऑफ राइटिंग जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नेचर को जो है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, उसको एक्सप्रेस करना, रिटर्न टू नेचर, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक स्पिरिट, ये सारी चीजें जो है पहली बार आएगी एंड दिस ऑल देयर caused by French and German influences. So William Wordsworth and A.S.T. Coleridge are first generation of romantics. So when we talk of second generation of romantics, Keats, P.B. Shelley, लॉर्ड बायरन, सो ये सब सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स कहलाएंगे. तो दे मेनली कंपोज्ड आफ्टर 1850 और ये 1815 के बाद ये जो कंपोजिशन किए हैं वो सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स में आएगा. बाय विच डेट द एल्डर रोमांटिक्स हैज गिवन द बेस्ट विच हैड टू बी गिव. तो इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और विलियम ब्लेक और अदर लोगों ने काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर चुका था. So now the second generation of romantics will be contributing. एक और चीज देखने को मिलेगा कि जो सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स थे वे कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक हो गए हैं. फिर दे वेर मतलब नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. पूरी लाइफ उन मतलब दे डिडंट लेड अ वेरी हैप्पी लाइफ, बट आफ्टर they got died, they got famous, means through their lifetime they didn't got any fame. So this was some of the things which happened. So these are the things I actually told you. So they had to suffer though, so till the death they have to suffer, and so this was the thing we studied only. So now coming to Keats, a small thing. So Keats, actually Keats was a kind of writer who led a very who lived a very short span of time, and his writing was a kind of a unique balance of classicism and romanticism. So he presented classical and romantic writing, and he done a very perfect balance of these two writings. He was highly imaginative and emotionally matter, means when we talk of these things, he is a very kind of perfect one. He very perfectly manages all those things, classically and romanticism, highly imaginative, very emotional, but the way he wrote, the type of form he wrote in, that was very, the expression was very classical in nature. So now coming to romantic poetry, what are the characteristics, what are the chief characteristics of romanticism? So according to Peter, according to Peter, romanticism is addition of a strangeness to beauty. So if you are adding a kind of a strangeness, you are adding a kind of uniqueness, something new to the beauty, that is romanticism. According to Bats Dunton, it Renaissance romanticism is renaissance of wonder. So renaissance is what? Punarjagran, rejuvenation, recreation. So there is some, means there are some ideas of prime quality or of very good qualities, and we used to re-epic, we used to means take them once again to the life. So renaissance of wonder. Hartford calls it extraordinary development of imaginative sensibility. So we all have some imaginative sensibility. Sensibility means what? You have the ability to sense something. So development of imaginative sensibility. So romanticism is nothing but it is the extraordinary development. So you should be able to imaginatively sense. So you should have an imaginative sensibility, means you could have the capacity to imagine things to a great extent. So this is how everyone defined or tried to explain romantic poetry or romanticism in his or her own way. So what are the chief characteristics of romantic poetry? First, subjectivity. It is subjective in nature. It is explanatory. It is what you feel like, you have to express those things in your own words. It is an expression of inner urge of soul of the artist. So there is something that is that lies in the heart of the artist. So expression of that is subjective.
It will not go for rule or regulation. It's a kind of free expression of your emotions, of your ideas, imaginations, and all those things. It is based on intuition, it is based on inspiration, ना कि कुछ रूल्स के बेस पे, ना कि कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस पे. सो इट इज वेरी वाइल्ड, इट इज वेरी ओपन, इट इज वेरी फैंसीफुल, इट इज इंट्रोस्पेक्टिव, sometimes extravagance. So it is irregular, it is not bounded, so it can deal with any form, any theme, anything. So this is called subjective. But when you are objective, you will be rule bounded, you will have some observations, you will be very careful in writing all those things, you will write only the fact that you want to portray. But being subjectivity gives you a freedom, reliability, dealing with anything in your own way and your own manner. A spontaneity. So a spontaneity, actually when we talk of the definition of romanticism by William Wordsworth, spontaneity becomes a very important and powerful term to be used. So romantic poetry is a spontaneous power, a spontaneous overflow of powerful passions. So it's a kind of, you have a, means you have a huge passions for something. So let it flow, let it get out of your heart. So that is a spontaneity. Organic sensibility. So there should be organic sensibility, means the ability to sense something. So that should be very strong, that should be very impact. So he feels more than there is to feel, and more, and see more than there is to see. So express, so you have some emotions, so express to the full extent of it, see more than what it is to see. So see, for a normal man, maybe the nature is just a nature, but being a romantic poet, you find a lot of things engaged in that nature, and आपको उस नेचर में बहुत सारी चीज देखने को मिलती है. आपको वो नेचर एक escape लगता है, आपको वो नेचर एक इंस्पिरेशन लगता है, वो टीचर लगता है, वो एक गाइड लगता है. बट it is all because of your organic sensibility, spontaneity, because you are a kind of person who has those eyes to watch it, to see it. So poetry for him is not craft but inspiration. Poetry is not, you will frame it with some kind of words and your meter. It is not confined to meters and words, dictions, but rather it inspires, rather it elevates, rather it's a kind of expression of your ideas and your feelings. Love of supernatural. Because means here it says that means literature of romantics is a kind of literature where you can express even those things which are unreal, which is not earthly, because these things are extraordinarily alive to wonder, surprise, magic, mystery, beauty of universe. So this will deal with all those things. It also feels the presence of unseen power in nature. So it's a kind of dealing with the stories of ghosts, fairies, witchcraft, unearthly things. So you will experience all those things, supernatural things. So ST Collins presents the supernatural or the unfamiliar in a familiar way. So this is what you have to study. Now, this is what is the one of the characteristic of romantic poetry. Next is melancholy. So a romantic is a dissatisfied individual. तो एक वैसा आदमी जो इस समाज से असंतुष्ट है, because there are many things in his life, in the society, that is not good, that is not good for the humanity. तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है उसके लाइफ में, उसके एज में, लिटरेरी कन्वेक्शन में, ट्रेडिशन में, उस समय के ह्यूमैनिटी में. सो दे आर वेरी मतलब सैड of those things. So it's a kind of pessimistic in tone. More often it is very pessimistic in tone. So they want to form these conditions in a very form way. वे चाहते हैं कि ये चीजें रिफॉर्म हो, बदले, सारी चीजें ठीक हो.
इसके लिए वो कोशिश करते हैं कि नेचर, मतलब वो नेचर में स्केप के रूप में डील करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि नेचर जो है एक तरह से एक गाइड बने और उन्हें इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। सो दैट्स व्हाई दे एक्चुअली रोट इन अ मेलंकली नोट। मिडाइवल एज है, रिमोट है, पास्ट है, तो वो पास्ट में जाएंगे, वो नॉस्टैल्जिया में खो जाएंगे, वो सोचेंगे कि बीइंग इन, मतलब बाय लिविंग इन दोज डेज और बाय लिविंग इन दोज एराज दे कैन फाइंड सम इंस्पिरेशंस which will help them keep moving, and this will guide the humanity in a very proper manner. लव ऑफ नेचर, ये वेरी प्रोमिनेंट है, हमने ये भी पढ़ा था कि लव ऑफ नेचर वाज द ट्रिगर पॉइंट, और जहां से रोमांटिसिज्म का जो ट्रेंड है, जो ट्रांजिशन है, वो शुरू हुआ। तो जेस्ट ऑफ नेचर ऑफ, जस्ट फॉर द ब्यूटी ऑफ द एक्सट्रीम वर्ल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रोमांटिक पोइट्री। तो रोमांटिक पोइट्री में लव ऑफ नेचर को बहुत ही मतलब एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया गया है। आउट ऑफ डोर वर्ल्ड, जो कि नेचर की जो वर्ल्ड है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। इट इज नॉट ओनली signs of sensuous beauty of nature but also sees into heart of things and reveals the soul that lies behind। तो ब्यूटी ऑफ नेचर ही नहीं बल्कि उसके हार्ट में क्या है, मतलब उसके दिल में क्या है, लोगों के दिल में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, हाउ वी कैन यूज नेचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इन सभी चीजों की बात भी की गई है। डेमोक्रेटिक नोट emphasis on the inherent dignity and nobility of man। Love of nature lead by an easy transition to the love of those who lives in her lap। The romantics have an instinct for the elemental simplicity of life। So it tells that means there should be an equality. Everybody has the live, everybody has the right to live. So there's the life. So the basic things everybody should have. Even the poor, the downtrodden, the people from the village or the rural areas, from the city, from the countryside, they also be adopted। We should be have means we should have sympathy for poor and the downtrodden। तो जो गरीब लोग है, जो कॉमन मैन है, तो कॉमन मैन हैज अ वॉइस। तो कॉमन मैन के वॉइस को, उनके इनोसेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको represent किया जाता है through this democratic note, and that is one of the very characteristics of this romantic poetry। Romantic poetry is a revolt against all artificiality। It stands for simplicity in theme and treatment। So classical is when all the writers were writing for the show of, for presenting the man and man of the society, जहां पर चीजों को आर्टिफिशियल थीम को आर्टिफिशियल वे में प्रेजेंट किया गया। बट यहाँ पर क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ रिवाइवल ऑफ एंशिएंट, जो पुराने समय मिडाइवल रिवाइवल है, जो एलिजाबेथन के टाइम की जो पोएट्रीज लिखी गई, उनका एक रिवाइवल है और रिवोल्ट है वो क्लासिकल एज के अगेंस्ट, जो आर्टिफिशियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर चीजें क्या हुई, लैंग्वेज काफी प्योर हुआ, लैंग्वेज जो कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखा गया, यहाँ पे कॉमन मैन को रिप्रेजेंट किया गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड दैट ऑफ प्रोज। तो जो लोग आम लिखी जा मतलब बोली जाने वाली भाषा है और जो पोएट्री ऑफ लैंग्वेज है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू। Their interest in parts list leads the romantics to experience with old meter and poetic forms। So classical age में heroic couplet का यूज किया गया, जबकि रोमांटिक एज में आने के बाद बहुत सारे एंशिएंट मेटर्स को एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे स्पेंसरियन स्टैंजा, बैलेड मीटर, ब्लैंक वर्स, लिरिक, ओड, सोनेट्स। तो ये सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्रिक राइटिंग है, पोइट्री राइटिंग है, इन सभी फॉर्म को, इन सभी मीटर्स को फिर से रिवाइव किया गया, लोग इसको ट्राई किए एंड मेनी न्यू केम इन फॉर्म। सो द रिवाइवल, सो इट वाज अ काइंड ऑफ रिवाइवल ऑफ एंशिएंट मीटर। तो इसके लिए इन्होंने पुराने इंग्लिश मास्टर्स जेफरी चॉसर, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन, so they gone to these writers for inspirations and they created a new kind of writing। So in short, this will say that
English Romanticism is thus both a revolt and a revival. It is a revolt against 18th century trend, tradition and convention. So ये जो क्लासिकल एज था, इस क्लासिकल एज के अगेंस्ट में ये स्टैंड करते हैं, बट इट इज अ रिवाइवल ऑफ ओल्ड इंग्लिश मीटर एंड ओल्ड इंग्लिश मास्टर्स ऑफ पोइट्री. तो दे a kind of took inspiration from Geoffrey Chaucer, Edmund Spenser, John Milton, Elizabethan poetries, medieval revival, so medieval poetry. So they took a kind of inspirations from those writers. Now coming to nature in इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री, वर्ड्सवर्थ, किट्स, सैली एज नेचर पोइट्स. तो हम लोग एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे वर्ड्सवर्थ का, किट्स का और सैली का, कि हाउ दे प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज नेचर पोएट. तो वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ही इज ग्रेटनेस एज ए नेचर पोएट, ही इज वेरी वेल कंसिडर्ड एज नेचर पोएट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्हें बहुत सारी उपाधियां दी गई है. जैसे ही इज कॉल्ड हार्बिंगर ऑफ नेचर. हार्बिंगर ऑफ नेचर मीन्स अग्रदूत, जो एक दूत होता है ना, मतलब रिप्रेजेंटर ऑफ नेचर. ही इज कॉल्ड हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर. तो नेचर को वर्ड्सवर्थ ने जिस तरह से डील किया है, शायद ही किसी ने इतने बेहतर तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करा है. It was Wordsworth's aim as a poet to seek the beauty in meadow, woodland, mountain and to interpret the beauty in a spiritual term. Beauty को उसने जो है beauty को उसने spiritual term में present किया. He ever spiritualizing the moods of nature and winning from them moral consolations. So he kind of spiritualizes the natural elements. So ये हम चीज उसमें देखने को मिलता है. द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ हिज नेचर लव. उनका जो नेचर लव है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ हिज नेचुरल लव. तो एट द फर्स्ट स्टेज व्हेन ही वाज अ बॉय और व्हेन ही वाज अ लैड, सो उस समय क्या होता है, हिज लव ऑफ नेचर वाज सिंपली अ हेल्दी बॉयज डिलाइट इन फ्रीडम एंड ओपन एयर. तो जो पहला स्टेज है, जैसे एक बच्चा खुश होता है एक नेचर में, जब वो जाता है तो खुश होता है बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ओपन एयर ही कैन एंजॉय. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज वाज द पीरियड व्हेन द पोएट लव्ड द सेंसुअस ब्यूटी ऑफ नेचर. सो बिकॉज this was the time when he was able to sense, because this was the time when he was able to feel the beauty of nature. So this was the second stage. So there was a transition. So third stage is the DG Joy's etching rapture of earlier stage came to an end with experience of human sorrow and suffering in France. So मैंने बोला था कि वो फ्रांस गए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो एक पार्ट रहे और उन्होंने देखा कि किस तरह से ह्यूमन सफरिंग जो है काफी हद तक ये जो है डिस्टर्बिंग है. तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की जो एक कॉन्सेप्ट है वो थर्ड स्टेज में आता है. ह्यूमन मोर्टेलिटी पे ये बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं. सो दिस इज द थर्ड स्टेज एंड देयर कम्स द फोर्थ स्टेज. और इन दिस फोर्थ स्टेज he kind of does a spiritual and mystical interpretation of nature. तो nature को spiritual and mystical way में present करना. and उनका मानना था कि there is a spirit in woods. तो woods में एक spirit होता है, उनमें अपना एक life होता है, उसमें अपना एक जान होता है, and there is a lot more of things that can be discovered in the nature. So it is this is a so-called pantheism of Wordsworth, a belief in the basic oneness of all. So he believes in the universality. He becomes that he is मतलब nature was all to him and he was all to nature. So मतलब there was a very close connection of him with nature and nature to him. Now coming to the theory of education, nature as teacher. So means according to him nature is a teacher and there should be harmony
means there should be a harmony between the soul of nature and nature of soul. So he kinds of says that you should have a balance between the society, means man should have a kind of balance with the nature. So once we follow nature, once we go in the lap of nature, it it's take cares of us like a mother, and it's gives a kind of means what you can say, it's give you a kind of a pleasure, it is a peacefulness, kind of meaning to your life. तो काफी चीजें मतलब कही जाती है, बहुत सारी निगेटिव चीजें भी इनके बारे में हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द बुक्स हिज मींस हिज बुक्स आर डल डेयररी स्ट्राइफ एंड दे वुड श्योरली मेक हिम डबल। तो बहुत बार उनकी बुक देखी जाती है कि मतलब सी सम ऑफ हिज लाइन्स आर वेरी गुड, बट मेनी अ टाइम व्हेन यू विल गो थ्रू हिज पोएम्स दैट इज वेरी फ्लैट एंड इट इज नॉट वेरी कन्विंसिंग। सो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि his continuing joy in sensuous beauty of nature, तो वो नेचर की ब्यूटी को फील करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। ही डिस्क्राइब द नेचर वेरी वेल, तो जो नेचर का जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी इनका बेहतर है, काफ़ी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फिर बहुत सारी बात है कि लिमिटेशंस ऑफ हिज नेचर नेचुरल लव, तो बहुत सारे नेचुरल लव है। तो नेचुरल है ना, ही फाइंड्स अ नेवर फेलिंग प्रिंसिपल ऑफ जॉय इन नेचर। तो मतलब ही इज ऑल नेचर, बट नेचर की बहुत सारी सॉरोज है, सफरिंग्स हैं, तो ही इज ब्लाइंड टू ऑल दोज थिंग्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड राइटर, पीवी सैली, नेचर ऑफ पोइट्री ऑफ पीवी सैली कंपेरिजन विद वर्ड्सवर्थ, हिज नेचर इन जॉय। तो सैली लाइक वर्ड्सवर्थ लव्स नेचर एंड फाइंड्स जॉय इन नेचर। तो वर्ड्सवर्थ की तरह सैली भी जो है नेचर को एंजॉय करते हैं और काफी पसंद करते हैं। शैली कहीं ना कहीं फिजिकल ब्यूटी ऑफ नेचर को प्रेजेंट करते हैं, एंड ही इज द लाइट, इट इज द लाइट एंड कलर ऑफ नेचर दैट अट्रैक्ट्स हिम द मोस्ट। सो जो ऊपरी जो ब्यूटी है नेचर की, उसको शैली रिप्रेजेंट करते हैं। हिज लव फॉर वाइल्डर एंड वास्टर इन नेचर। सो when we go through his poems, he kinds of he has a love for familiar and familiar aspects of नेचर। तो जो चीजें फेमिलियर है, जो उनसे जानी पहचानी है नेचर की, उन चीजों को ये काफी रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ देखिए इनके पोएम्स में कुछ जो लाइंस जो इन्होंने लिखा वो देखते हैं। द फ्रेश अर्थ इन न्यू लिव्स ड्रेस्ड, the starry night, autumn evening, the morning when golden mist are warm। So ये चीजें काफी मतलब वाइल्डर है, काफी वास्टर है, तो एक उन चीजों को ये प्रेजेंट करना। तो सैली इज द लव ऑफ वाइल्डर वास्टर एंड अनफैमिलियर इन नेचर। तो इन सब चीजों को प्रेजेंट करते हैं ये अपनी पोएट्री में। इज लव फॉर द डायनेमिक्स इन नेचर। जबकि वर्ड्सवर्थ को देखेंगे कि वो जो एक नेचर को एक फिक्स फॉर्म में, क्वाइट फॉर्म में, एक स्टैटिक फॉर्म में नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि शैली की बात करें तो वो नेचर को इन फ्लक्स, हाउ नेचर इज गोइंग, हाउ नेचर इज मींस हाउ नेचर इज प्लेइंग इट्स पार्ट इन द सोसाइटी और इन द वर्ल्ड। सो ही विल प्रेजेंट नेचर इन दैट वे। जैसे कि हमने वेस्ट विंड की बात की, तो विंड कैसे मूव कर रहा है, किस तरह से एनर्जी है। सो देयर इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक्स, देयर इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन द काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर व्हेन पीवी सैली विल बी डीलिंग विद। तो बहुत सारे इसके वर्ड्स देखो, लाइक गोस फ्रॉम एन एंचर्ड फीलिंग। सो मतलब फ्रॉम द वेरी लाइन यू विल गेट दोज फीलिंग्स। nature symbolism, so he will use nature symbolism, he will use kind of symbols to express his own emotions, thoughts and ideas he have, his belief in immortality he will try to matlab try to represent through these lines. So these things will happen and these things you will observe his nature imagery। so नेचर इमेजरी ये काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लाउड ऑफ फायर, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जॉय, अ पोएम हिडन इन लाइट ऑफ थॉट, अ गोल्डन ग्लो वॉर्म रोज एम्बॉर्डर्ड इन ग्रीन लिप्स। सो ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो सैली जो है, इट कैन बी पिक्चोरियल एंड वॉल्यूपिटियस
वॉल्यूपिटोयस लाइक किड्स इन फॉलोइंग। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ये मतलब किड्स से मिलते हैं। एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी जो है बेहतर ऑब्जर्वेशन इनका है। फिलोसफी ऑफ नेचर जो है ये काफ़ी हद तक जो है वर्ड्सवर्थ से इनका मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ऑल नेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ वन यूनिवर्सल स्पिरिट। तो वन यूनिवर्सल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये काफी इसको बेहतर माना जाता है। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइजेज नेचर व्हाइल शैली इंटेलेक्चुअलाइजेज इट। तो ये एक बहुत ही जो है कॉम्पटन रिकेट का एक फेमस कोट है। आप इससे इनके मतलब द काइंड ऑफ पोएट्रीज ही रोट उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। Next, life is the life of my life, thy lips is the expression of belief। तो मतलब ये मतलब काफी इंटेलेक्चुअल टोन में इनकी रोमांटिक राइटिंग्स हम देख सकते हैं। And still other time while in different moods he look at nature not as a being but as many beings। तो ये एक जो है मल्टीपल जो है कि व्यू की तरह चीजों को देखते हैं। नेचर ऑफ पोइट्री ऑफ किड्स, जो हम किड्स के पोइट्री की हम बात करें तो किड्स की जो पोइट्रीज है, द वे ही ट्रीटेड नेचर इज वेरी सिंपल, मोर डायरेक्ट एंड इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल वन। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ नेचर। तो ये नेचर को स्पिरिचुअलाइज नहीं करते हैं, ना ही ये किसी मतलब किसी लेसन या मोरालिटी के लिए उसके पास जाते हैं। तो ही जस्ट गोज for for her physical and sensual beauty। So he can't represent the physical and sensuous beauty of nature। He takes a child like delight in her external beauty। He loves nature with all the glow of a lover। So he enjoy nature as a lover। So kids sees to know seeks to know nature perfectly and to enjoy her full with no ulterior although than to give her complete expression। So he will enjoy nature to his full extent and he enjoys nature as if it is a kind of मतलब a kind of enjoyment। He will deal nature as a kind of beloved and he will deal and he will मतलब write things upon nature based on that। Kids love of nature is frankly sensuous। So it's sensuous in nature, you can sense it, you can feel it, you can enjoy it। So kids sensuousness is universal in nature, that is one thing। He delights not one but all the five senses। So you will really enjoy the poems of kids। Love of nature in response। So Sally जो है loves the dynamics of nature, changing aspects of nature in flux। तो ये सारी चीजें। बट when we talk of kids, तो kids enjoy her seeming response and calm। So he loves the sleeping of woods। So he will love the nature as a kind of thing that it's a kind of two-way process। His personification। So he kinds of uh, personify the what you will say, he will kind of do the personification of nature। So you will find that that he habitually personifies the object and forces of nature। तो वो चीजों को मतलब अलग वे ही में प्रेजेंट करता है। मतलब ही हिज personification आर रियली मतलब काइंड ऑफ वेरी गुड इन क्वालिटी। So legendary inspiration, it does not attribute like Wordsworth a soul, a life to nature, but he peoples her with gods and goddesses of Greek mythology। तो ग्रीक mythologies का प्रयोग किया गया है, नेचर को ग्रीक mythology वगैरह चीजों से represent किया गया है। So in this way we see that all are presenting nature in all in their own way। So at last he never beheld an oak tree without seeing a dryad or without seeing a dryad on it। Love of familiar, in the end it may be pointed out that while Sally has a predilection for vaster and wilder in nature, kids love her familiar and familiar aspects। So kids deal with a kind of familiarity। He presented nature in a very sensuous manner। So we got to know that all the writers, all the romantic writers presented nature in their own way।
So this is how the romantic is was. So in the next chapter we will be studying about some of the other aspects of these romantic poets. Thank you.